टाइम ना हमने फाइनेंस के रिलेटेड डिस्कशन की थी, जो हमने पढ़ने वाला अपना काम किया था। और उसके बाद ना मैंने आप लोगों से एक डिस्कशन की थी जो हमने इंटरव्यूज टाइप काम किया था। अब फाइनेंस के अंदर आप लोगों ने देखा था कि हम बजटिंग वगैरह या जो भी हमने रहा बात की थी कि क्या होती है, आज हम उसको ना डिटेल में पढ़ते हैं फर्म्स के हवाले से, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस बताती हैं। आप बीइंग अ कॉमर्स या ई कॉमर्स स्टूडेंट, आप लोगों ने बैलेंस शीट बनाई होगी, इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं और इनके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग अपने यूजेज के लिए और कंपनी की वेबसाइट में पब्लिश करने के लिए बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम पब्लिश करते हैं तो वहां से हमारे क्रेडिटर्स जो हैं, जिन्होंने हमें उधार दिया हुआ है, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, फिर जो SECPS सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, ठीक है, वो हमारी पोजीशंस को देखते रहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन के इस वक्त कंपनी कहाँ खड़ी हुई है। ये मेजर चार है, जो आखिरी वाली है ना वो स्टेटमेंट नहीं है लेकिन इसके साथ गिनी जाती है, ठीक है। पहली है जी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी है बैलेंस शीट। तीसरी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोस। चौथी है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। और पांचवी है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें से आपने मोस्ट प्रोबेबली इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट तो हर किसी ने पढ़ी होगी, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी पढ़ी होगी, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो कोई मसला नहीं, अभी याद आ जाएगा। और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो अभी नहीं पढ़ी होगी, वो शायद आप स्पेशलाइजेशन, बल्कि वो तो बीकॉम की होती थी, बहरहाल जब भी आगे जाओगे फाइनेंस पढ़ोगे तो उसमें आप पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये भी आगे समझाता हूँ कि क्या चीज है। सबसे पहले आती है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट नाम से पता चल रहा है कंपनी की एक मंथ की या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की इनकम बताती है, ठीक है। अगर किसी को याद नहीं है तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है। उसमें से हम लोग अपने नेट इनकम निकालते हैं, तो ये इनकम स्टेटमेंट होती है। साथ इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने 2023, 24, 25 तीनों साल की इनकम स्टेटमेंट बनाई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ना इनकम स्टेटमेंट जो BS लेवल पे शायद आपने पढ़ी हो स्टार्टिंग में, क्योंकि आप लोगों की बीकॉम नहीं है। बीकॉम में ये होता है कि पहले 2 सेमेस्टर सिंपल अकाउंटिंग, अगले 2 सेमेस्टर एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और फिर उससे एक सेमेस्टर का गैप छोड़ के फिर जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग और उसकी जो स्पेशलाइजेशन आ जाती है ना, वो हो जाता है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे जाऊँ ना, क्लासिफाइड इनकम स्टेटमेंट पे, शायद आपने पढ़ी हो लेकिन मैं बता देता हूँ, ठीक है। आमतौर पे हम क्या करते हैं, ये सेल है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस एक साइड पे लिखे, माइनस किए, जो आंसर आता है वो हमारी नेट इनकम हो जाती है, ठीक है। ये राशि है जो आप लोगों ने की होगी, इंटर में भी की होगी अगर किसी ने आईकॉम किया, ठीक है। अब तो आईकॉम में हम ये सवाल करते नहीं, 3 चैप्टर करते हैं पार्ट 1। बराबर, सेल में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, ठीक है, तो आपकी ऑपरेटिंग इनकम या EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। उसमें से अगर आप अपना इंटरेस्ट माइनस करते हो तो EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स आता है। और उसमें से अगर टैक्स माइनस कर दो तो फिर आपकी आती है नेट इनकम या नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये सारा क्लासिफाइड फॉर्मेट है जो इंटरनेशनली यूज भी होता है, कंपनी इसी हिसाब से अपना जो है वो इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रिपेयर करती है। अच्छा, अब इसमें एक बात याद रखना कि जो आपका कुछ कंपनीज होती हैं जो कि अर्निंग बिफोर टैक्स शो करती हैं, ठीक है, क्योंकि टैक्स की डिडक्शन के बाद काफी पोर्शन जो कम रह जाता है, ठीक है, तो वो टैक्स की डिडक्शन से पहले शो कर देती हैं। और कुछ होती हैं जो टैक्स की डिडक्शन के बाद शो करती हैं, ठीक है, या कुछ दोनों भी शो कर देती हैं, वो कंपनीज का अपना होता है कि उन्होंने क्या करना है। अच्छा, और ये जो है ना क्लासिफाइड फॉर्मेट है, मोस्ट कॉमनली यही यूज होता है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक हो गया। अच्छा, और ये जो है बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो डिटरमाइन करने में मदद करती है, इसमें कोई मसला आगे। फिर आता है जी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज जमा ऑनर इक्विटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें पूरी अकाउंटिंग की बुनियाद खड़ी हुई है, और आगे इसी को प्रैक्टिकल एक स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर चाहते हैं तो वो बैलेंस शीट होती है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखो तो उसमें एसेट जो है वो लेफ्ट साइड पे, लायबिलिटीज और इक्विटी राइट साइड पे, दोनों का बराबर है बैलेंस, ठीक है। और यही हमारी वो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज जमा ऑनर इक्विटी। इसके पीछे का एक कंसेप्ट समझो। असल में जब आप फाइनेंस एमफिल लेवल पे पढ़ते हो ना, उसमें आपको एक चीज बताते हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अभी नहीं भी समझ आती तो खैर है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी लाइबिलिटीज है ना, असल में वो हमारे एसेट की फाइनेंसिंग है। नहीं समझ आई तो थोड़ा सा डिटेल हो जाते हैं।
आपने अकाउंट पेएबल क्या है, किसी का पैसा वापस करना है, नोट्स पेएबल पैसा वापस करना है, पेएबल है ना, जो भी है पेएबल है। असल में वो आपने किसी से उधार लिया, क्यों लिया है, ताकि आप अपने एसेट डाल सको, कोई मशीन खरीद सको, कोई प्लांट में इन्वेस्ट कर सको। तो आपकी लायबिलिटी साइड असल में आपकी एसेट की फाइनेंसिंग होती है। अब समझ आइए, यानी वो आप उधार ले रहे हो क्योंकि आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो आपकी एसेट की फाइनेंसिंग है। ठीक है, अच्छा। और फिर आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग के पेपर में, अगर यहाँ फाइनेंस के पेपर में अगर फाइनेंस अभी नहीं भी पढ़ा, तो इस तरह का होता है कि एक साइड दी होती है एसेट या लायबिलिटी, दो दी होती है, एक मिसिंग होती है, तो मैथ की तरह दो चीजों को एक साइड पे कर दो तो तीसरी चीज निकल जाती है। ठीक है, अच्छा। बहरहाल एसेट के और इन सॉरी बैलेंस शीट बनाने का जो फॉर्मेट है वो ये है कि जी आप अगर बैलेंस शीट बनाओ तो नेम, बिजनेस नेम, डिटेल, वो जो भी है सारी, एसेट के अंदर करंट एसेट, फिक्स एसेट, लायबिलिटी के अंदर करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, और फिर कैपिटल आता है। ये क्लासिफाइड फॉर्मेट है, उसी हिसाब से मैंने इनकम स्टेटमेंट वाला भी, सॉरी बैलेंस शीट वाला यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। इसमें किसी को मसला, ये किसी टाइम स्पेसिफिक पीरियड की होती है, अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? एक ईयर होता है, लेकिन वो कहीं से भी शुरू हो सकता है। ठीक है, जून से जुलाई भी हो सकता है, यानी इस साल के जून से अगले साल के जुलाई तक। ठीक है, अप्रैल से मई भी हो सकता है। ठीक है, जनवरी से दिसंबर भी हो सकता है, ये कंपनी की मर्जी है। जरूरी नहीं है कि जनवरी से दिसंबर ही हो, लेकिन अमूमन जनवरी से दिसंबर यूज करते हैं ताकि जो ले मैन है, यानी जो आम बंदा है, उसको समझने में मुश्किल ना आए। ठीक है, फिर अगली चीज आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये आप पढ़ोगे फाइनेंस का जब सब्जेक्ट है ना, उसमें, या अगर आपकी फॉर एग्जांपल की स्पेशलाइजेशन वाला केस होता है उसके अंदर दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, कैश बेस्ड सिस्टम और एक्रूवल बेस्ड सिस्टम। कैश बेस्ड नाम से पता चल रहा है कि जब हम लोग कैश पे डील करते हैं, ठीक है, यानी हमने चीज खरीदी या बेची, उसी वक्त फिल फॉर ऑन द पॉइंट कैश दे दिया या रिसीव कर लिया, तो वो कैश बेस्ड है। कैश बेस्ड क्लियर है। अक्रूवल बेस्ड जब उधार पे चलते हैं, ठीक है, यानी जब हम लोग कोई चीज खरीदते हैं, बेचते हैं और उसकी पेमेंट या रिसीव या जो पेमेंट करनी होती है वो आफ्टर सम टाइम करते हैं, तो अप्रूवल बेस्ड होती है। सोच के बताना कैश फ्लो स्टेटमेंट कब बनती है, कैश में कि अप्रूवल में? सामने लिखा अप्रूवल में। बहरहाल क्यों बनती है, अब उसकी वजह सुनो। जब तो कैश बेस्ड सिस्टम है तो कैश का फ्लो रिकॉर्ड ही क्यों करना है, तब तो डीलिंग ही सारी कैश में हो रही है, कैश का फ्लो रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। कैश फ्लो सिस्टम तब बनेगी तब जब हम अप्रूवल बेस पे चल रहे हैं ना, हमने कैश का फ्लो तो तब रिकॉर्ड करना है कि कितना और कहां से आना है। ठीक है, तीन तरह की एक्टिविटीज होती हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हिस्सा आता है इससे, इनकम स्टेटमेंट में से। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा कहां से आएगा, अभी बताया था, लाइबिलिटी साइड से। ठीक है, और इन्वेस्टिंग वाला एसेट साइड से। समझ आ गई, इसलिए मैंने वो लाइन बोली थी कि लाइबिलिटी साइड आपकी एसेट की फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, फाइनेंसिंग वाला हिस्सा आएगा लाइबिलिटी वाली साइड से, इन्वेस्टिंग वाला आएगा एसेट से, और ऑपरेटिंग वाला कहां से आएगा, इनकम स्टेटमेंट में से। ठीक है, अच्छा। और ये आपको पता ही है कि हम लोग क्यों करते हैं, कि अपने कैश की पोजीशन को या उसके फ्लो को मॉनिटर कर सकेंगे हम लोग। और ये इस वजह से भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल बिजनेस वर्किंग कैपिटल का मतलब पता सुना तो होगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यानी ऑपरेशन के लिए, बिजनेस को डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए जो कैपिटल हमने रखा होता है ना, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। जैसे इंसान की बॉडी में खून होता है ना, वैसे ही कंपनी के अंदर जो उसकी रेगुलेशंस या डेली एक्सपेंसेस मीट करने के लिए वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल में अगर फॉर एग्जांपल बजट के तौर पे एस्टिमेट कह रहा हूं, हमने 6 लाख रखा हुआ है और यूज का 4 लाख हो रहा है, 2 लाख हमने एक्सेस रखा हुआ है, हमें पता है। ठीक है, हम लोग फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट गलत हो गई और आपको शॉर्टफॉल पड़ गया, ठीक है, तो ऐसे है कि जैसे वो, इसको मैं कहूँ कि किसी को खून की बोतल दे दो, उसको बाद में दो लगानी पड़ गई। ठीक है, तो ये चीज है। बहरहाल फिर आगे आती है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला होता है कि आपको रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग के अंदर अपना जो क्या नाम है नेट इनकम होते हो वो ऐड करते हो, डिविडेंड माइनस करते हो, तो रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग निकल आती है। ठीक है, ये आपकी रिटेन्ड अर्निंग का फॉर्मूला। ये रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट आप सबने पढ़ी होगी, क्योंकि इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, इसलिए लोग इसको नहीं इतना करते। ठीक है, ये कैपिटल और के ऊपर जो हमें अर्निंग्स वगैरह आ जाती है, या हमने कितना डिविडेंड देके कितना हमारे पास बच गया, ये उस चीज का हमें शो करता है।
और ये शेयर होल्डर के लिए ज्यादा वो कह लो की पॉइंट होता है कि जी हम देखें तो सही कितना बचा रहे हैं कितना हमें दे रहे हैं, क्योंकि शेयर होल्डर को होता है ना कि जो हमने भी तो पैसा लगाया हमें भी तो दें, एक अपने पास क्यों रख रहे हैं। लास्ट स्टेटमेंट है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैंने पहले बताया था ये उन स्टेटमेंट से अलग है लेकिन इसको गिना इसके साथ जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जिसमें जो एंट्री जिस अकाउंट के हवाले से हुई है सबका डिटेल कच्चा चिट्ठा इस स्टेटमेंट के अंदर होगा। कहीं फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता लग रहा, आप भूल गए हो कि मैंने क्या किया था, मैंने ये एंट्री क्यों की थी, मैंने किससे उधार लिया था, किस डेट को लिया था, सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होता है अकाउंट के हेड के साथ। यानी वो लिखा था एसेट, एसेट के अंदर भी कैश, सॉरी करंट एसेट, करंट एसेट के अंदर भी कैश, कब लिया था, किससे लिया था, किसको देना, किस वक्त को देना, सारा कुछ डिटेल में मौजूद होता है। और ये ऑनर जो है वो मोस्टली अपने लिए बनाते हैं ताकि बिजनेस की रेगुलेशन में या वो जो मुआवजे वगैरह उन्होंने किया उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, एक मिनट। अब आते हैं बजटिंग। अपने हाउस होल्ड लेवल पे आप सब बजटिंग करते हैं, ठीक है। इस वक्त भी आप बजटिंग करके आए हो, ठीक है। आपके अब्बा जी ने फॉर एग्जांपल हफ्ते का 500 दिया या हमने दिन का 500 दिया, जो भी है आप लोग मैनेज करके चलते हो ना कि मैंने इतना किराया फॉर एग्जांपल चिंची वगैरह लगा के जाना, या घर से भी कोई लेने आता तो इतना मेरे दिन का खर्चा है, इसमें मैंने ये सेविंग करनी है, इतना लगाना है, इतना बचाना, ठीक है। तो ये सबको पता है बजटिंग क्या होती है, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना, ये बजटिंग है। बजटिंग की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आता है इंक्रीमेंटल बजटिंग। कंपनीज के अंदर इंक्रीमेंटल बजटिंग का मतलब यह है कि पिछली ईयर की बजटिंग को बेस बनाते हुए इस ईयर का बजट बनाना, ठीक है। यानी पिछले हम लोग जैसे हमारी हुकूमत करती है कि पिछले साल पेट्रोल की कीमत इतनी रखी थी, इस साल इतनी होगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना फंड रखा था, इस साल इतना होगा, तो बेस को यूज करते हैं ना, तो वो इंक्रीमेंटल बजटिंग होती है। ये क्लियर है? फिर आती है जीरो बेस बजटिंग। जीरो का मतलब पीछे कुछ भी नहीं है, कंपनी नहीं है और उससे पहली दफा बजट बनाना, ये जीरो बेस बजटिंग होती है, ठीक है। फिर आती है फिक्स बजटिंग। फिक्स बजटिंग यानी जिनमें आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कंपनी ने कहा जी हम अगर 2 करोड़ कमाते हैं उसमें से 1 करोड़ जो है हम लोग अपनी वो क्या उसको कहते हैं एक्सटेंशन के लिए रखेंगे, बिजनेस एक्सटेंशन के लिए। अब वो 1 करोड़ से ऊपर नहीं ला सकती, उसमें फिक्स कर दी, अगले साल ही होगा तो कुछ होगा, अब नहीं हो सकता, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबल बजटिंग, ऐसे बजट जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो कह देती है एजुकेशन सेक्टर या डिफेंस मिनिस्ट्री में हम कितना रखेंगे, बाद में तनख्वाह इंक्रीज हो, ठीक है, या कुछ हो जाए तो वो फ्लेक्सिबल होगा ना, ऊपर नीचे हो जाए। फिर शॉर्ट टर्म बजटिंग। शॉर्ट टर्म बजटिंग जो 1 साल के टेन्योर के अंदर अंदर यूज हो जाए, ठीक है। यानी हम लोग जैसे हुकूमत बजट बनाती है वो हर साल का अलग होता है। लॉन्ग टर्म बजटिंग जो 2 या 3 साल के लिए बजट हो, यानी जिसमें हम लोग बजट बनाएंगे 2 से 3 साल हमने इस पैटर्न के ऊपर चलना, ठीक है। तो ये होता है लॉन्ग टर्म बजटिंग। उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन का मतलब होता है ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है। कंपनी ये क्यों करती होंगी कि अगर हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं पीछे से कोई चीज महंगी हो जाए तो एटलीस्ट हम अब उसको उतने पे बेचते हैं जितने में हमें पड़ी है, ठीक है। अव्वल तो हर कंपनी कोशिश करती है ब्रेक इवन से ऊपर ही जाए, ठीक है। लेकिन अगर वो लॉस की तरफ जा रही हो तो हत्तुल वसा कोशिश करती है कि ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी कहानी खत्म हो जाए। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट तो पता ही है, ऐसी कॉस्ट जो फिक्स रहती है। फॉर एग्जांपल यानी इस कमरे का अगर फॉर एग्जांपल मैंने कमरा रेंट पे लिया, अब मैं इसमें 10 बंदे रहने के लिए रखूं, एक बंदा रखूं, इस कमरे का रेंट 15,000 ही है, ठीक है, तो मैंने 15,000 ही देना। सेलिंग प्राइस पर यूनिट के एक यूनिट पे, यानी कि फॉर एग्जांपल आप 100 रुपए पे आपकी टोटल 10 चीजें, 100 रुपए की बिकी है, 10 की 10, तो 100 को 10 पे डिवाइड करोगे, एक यूनिट की निकलेगी, एक यूनिट में कितना है। और वेरिएबल कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितनी पड़ गई। वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट है जो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल आपने अगर क्या नाम है एक आपका वो है कपड़ों का कोई कारोबार है, ठीक है, आपने एक मशीन रखी है तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल उस हिसाब से आएगा, 2 रखोगे तो फिर चेंज हो जाएगा, 3 रखोगे तो फिर चेंज हो जाएगा, तो ये वेरिएबल होता है। अच्छा, ये कुछ रेशोज हैं, इनके फॉर्मूलाज आगे लिखे हैं, ठीक है। ये क्या नाम है, आप डिटेल में पढ़ोगे अपने फाइनेंस के अंदर जब आपने इंटर्नशिप करनी है ना। इंटर्नशिप की रिपोर्ट में एक चैप्टर ये पूरा होता है रेशो एनालिसिस का। आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप करते हो उसकी रेशोज निकाल के लाते हो, ठीक है। अब मैं एक एक करके इनको समझा रहा हूँ, ठीक है।
इसमें सिर्फ ये कि इनके कंसेप्ट ज़हन में रखना, ठीक है। पेपर में ऑब्वियसली न्यूमेरिकल तो नहीं मैं दूंगा, इतना जालिम मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो उनके सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, ताकि और ये कंसेप्ट पेपर में मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो अब इनको सुनो। सबसे पहले आती हैं लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी नाम से पता चलता है, लिक्विडिटी हम बिजनेस में क्या कहते हैं कि फौरन जल्दी से जल्द कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम लिक्विडिटी कहते हैं, ठीक है। दो लिक्विडिटी रेशियो होती हैं, एक होती है करंट रेशियो, एक होती है क्विक रेशियो। करंट रेशियो में क्या होता है, करंट एसेट में से सीधी सीधी करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं। कहां से आएंगी दोनों चीजें, बैलेंस शीट से, ठीक है। डिवाइड लिखा हुआ है, सॉरी, हाँ सॉरी, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, दोनों चीजें कहां से आएंगी, बैलेंस शीट से। करंट एसेट भी बैलेंस शीट में होता है, एसेट वाली साइड पे, करंट लायबिलिटीज लायबिलिटीज वाली साइड पे होती है। क्विक रेशियो सेम वही फॉर्मूला जो करंट रेशियो का था, लेकिन उसमें हम इन्वेंट्री माइनस कर देते हैं, वहां पे इन्वेंट्री माइनस नहीं करते। अब ये जो लिक्विडिटी है ना, ये बिजनेस के स्केल पे डिपेंड करती है। इंटरनेशनल जो वो कह लो स्टैंडर्ड है ना, वो कहते हैं करंट रेशियो ये होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, वो तो मुझे भी पता है, मतलब क्या है इसका, एसेट लाइबिलिटी के दुगने होने चाहिए, ठीक है। एसेट लाइबिलिटी के 2 गुना होने चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस स्केल छोटा है तो अगर 1/1 भी है तब भी चल जाएगा, ठीक है। या 0 पॉइंट कुछ है तब भी चल जाएगा, अगर तो बिजनेस स्केल छोटा है। लेकिन अगर बिजनेस स्केल ही लार्ज है तो फिर ये होता 2/1। क्विक रेशो का 1, हाँ बढ़ भी सकते हैं, 3/1 भी हो सकता है, 4/1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहले है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, यानी आप ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दोनों चीजें कहां से आएंगी, इनकम स्टेटमेंट में से। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट को सेल पे डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कहां से आएगी, यहां से, इनकम स्टेटमेंट में से। नेट प्रॉफिट भी हो गया। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको आप अपने टोटल कैपिटल पे डिवाइड करोगे, ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। रिटर्न ऑन एसेट्स का होता है नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट। अच्छा, अब ये जितनी भी है ना, सिवाय आखिरी वाली के, ठीक है, सारी की सारी का ताल्लुक किससे है, इनकम स्टेटमेंट में से। और हाँ सॉरी, कैपिटल भी आपका बैलेंस शीट से आता है, ठीक है। तो यानी जो आखिरी 2 रेशोज हैं उनमें जो डिवाइडर है वो दोनों कहां से आ रहे हैं, बैलेंस शीट में से, बाकी सारा क्या है, इनकम स्टेटमेंट में से, ठीक है। फिर एफिशिएंसी रेशो में आती है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इसका कंसेप्ट बड़े मजे का। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मुझे एक बात बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बताती है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी जल्दी जल्दी बिक रही है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत ज्यादा हाई है, इसका मतलब है कि इन्वेंट्री बहुत जल्दी जल्दी बिक रही है, ठीक है। यानी माल आ रहा हाथों हाथ बिक रहा है, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट। अगर नहीं बिक रहा वो तो है ही नेगेटिव पॉइंट ना, वो तो छोड़ दो, वो तो सबको पता है। अगर हाथों हाथ बिक रहा है तो पॉजिटिव पॉइंट है कि नेगेटिव पॉइंट है। आधी बात ठीक है, आधी बात ठीक है, लेकिन नेगेटिव पॉइंट है। कभी मैं बताता हूँ, किसी दुकान पे चीज लेने जाओ और दुकानदार आपको हर बार का ये भी नहीं है, आप जाओगे 2 बार, तो अगर फिर टाइम उसकी दुकान पे कुछ होता है ना, यही तो बात है। अब हाथों हाथ बिक रही है, कुछ तो कस्टमर होंगे ना जो हर बार ही खाली हाथ लौट रहे हैं, वो उसके कस्टमर छोड़ देंगे। हर बार आप दुकान पे जाओ, दुकानदार कहे ना ये मसाला, ना ये पड़ा, ना ये पड़ा, तो हम कहते तुम दुकान क्यों खोली हुई है, ठीक है, पता नहीं क्या करने बैठा हुआ है। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है। लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बिक रही है ना, इसका मतलब है कि आपके कुछ कस्टमर लाजमी खाली हाथ वापस जा रहे होंगे, वो आपकी इन्वेंट्री परचेज नहीं कर पा रहे, और फिर क्या होगा, कस्टमर लूज हो जाएगा। क्वांटिटी कैसे बढ़ाओगे, अगर फॉर एग्जाम्पल बढ़ा भी दोगे, ठीक है, उस हिसाब से उसके कस्टमर फिर बढ़ जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन फिर इसमें मेजर मसला वही आ जाता है कि कुछ कस्टमर जाएंगे, फिर एक हमारे यहाँ क्या होता है कि एक कस्टमर छूटता है ना, तो वो 10 और को भी छुड़वाता है, ठीक है। तो वो ये कहता है कि जी इसके पास तो चीज ही नहीं होती, फला इसकी क्वालिटी नहीं अच्छी, जो भी है, कस्टमर से बड़ा बेमुरफ़त कोई भी नहीं होता। फिर रिसीवेबल टर्नओवर्स, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। एक चीज सुनो, जब भी रिसीवेबल या पेएबल का काम होगा ना, अपने पल्ले बांध लो, हमेशा क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज ही होगी, सादा कैश परचेज नहीं होगी। रिसीवेबल का मतलब ही क्या है, हमें भी रिसीव करने हैं, तो उसमें सादी परचेज कहां से आ गई, क्रेडिट ही होगी। यानी जब हमने पैसे वापस लेने हैं या पैसे देने हैं,
ठीक है, तभी ये देखो रिसीवेबल रेशो में क्रेडिट सेल्स है और पेएबल में क्रेडिट परचेज है। क्योंकि हमने या तो पे अभी करना है या रिसीव करना है, तो उसमें क्रेडिट होगा, कभी भी वो नहीं होगा और नॉर्मल बैलेंस नहीं होगा, क्रेडिट का बैलेंस होगा। फिर आती है सॉल्वेंसी रेशो, ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर इक्वल इक्विटी, ये डेट टू इक्विटी। अच्छा, ये नाम से पता चल रहा है डेट टू इक्विटी रेशो, यानी टोटल डेट टोटल लायबिलिटीज को टोटल शेयर होल्डर इक्विटी में या टोटल कैपिटल पे डिवाइड कर देना। और लास्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ईबीआईटी को इंटरेस्ट पे डिवाइड कर दो। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ जाएगा। ये आपका पूरा चैप्टर था। ठीक है, इसमें से मैं सवाल इतने जालम वाला नहीं हूँ, मैं पूछूं। मैंने जो 2-3 कंसेप्ट बताया, एक मैंने क्विक रेशो करंट रेशो का सही से बताया, एक मैंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का बताया। ठीक है, इसके पीछे की कहानी ये होगा कि केस स्टडी के तौर पे ना 5 नंबर की ज्यादा। ठीक है, वो पूछूंगा कि अगर उसकी बिक रही है तो इसका क्या मतलब है, या करंट रेशो 2/1 है तो उसका क्या मतलब है। आपने सिर्फ डिसीजन मेकिंग अपनी टिप्पणी बतानी है, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये चैप्टर में किसी को कोई मसला है तो पूछ लो।